नमस्कार। चलिए आज एक सफर पे चलते हैं भारत के उस गहरे अतीत में जो किताबों में दर्ज होने से भी लाखों साल पुराना है। ये कहानी है पहले औजार बनाने वालों से लेकर पहले शहर बसाने वालों तक की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर भारत के पहले लोगों ने एक भयंकर आइस एज को कैसे झेला, कैसे उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी बना डाली जिसने दुनिया बदल दी, और मानवता की पहली महान सभ्यताओं में से एक की नींव कैसे रखी, वो भी तब जब लिखने पढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं था। आइए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। भारत में इंसानी इतिहास का ज्यादातर हिस्सा असल में स्टोन एज यानी पाषाण युग का ही है। ये एक ऐसी कहानी है जो लाखों साल लंबी है और पूरी की पूरी पत्थरों पर लिखी गई है। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है इसका स्केल। देखिए, पेलियोलिथिक एज यानी पुरा पाषाण काल कितना कितना लंबा है, लाखों साल। और फिर उसके बाद मीजोलिथिक, नियोलिथिक और चैल्कोलिथिक दौर कितनी तेजी से एक के बाद एक आते हैं। इससे साफ पता चलता है कि शुरुआती इंसानी विकास की रफ्तार कितनी धीमी थी। इंसानी कहानी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब हमारी धरती का मौसम ही बदल गया। हम प्लाइस्टोसिन युग, जिसे हम आइस एज कहते हैं, कि ठंडी दुनिया से निकलकर होलोसीन में आए, यानी आज के गर्म दौर में। बस इस एक बदलाव ने इंसानी जिंदगी का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं पेलियोलिथिक एज में। उस दौर में जिंदगी का बस एक ही मकसद था, सर्वाइवल, यानी किसी तरह जिंदा रहना। और इसका सबसे बड़ा जरिया थे पत्थर के औजार। तो कैसी थी जिंदगी उस पुराने पाषाण युग में? लोग हंटर गैदरर्स थे, मतलब उनका पूरा जीवन शिकार और कंदमूल इकट्ठा करने पर निर्भर था। उनके औजार भी बड़े और भारी भरकम होते थे, जैसे हैंड एक्स और चॉपर। और रहने के लिए वो बेलन घाटी, सोन घाटी और भीमबेटका जैसी जगहों पर कुदरती गुफाओं और चट्टानों में पनाह लेते थे। तो बात सिर्फ पत्थर तोड़ने की नहीं थी, ये समझना जरूरी है। ये असल में एक इंटेलेक्चुअल एवोल्यूशन था, एक दिमागी क्रांति। देखिए, शुरू में तो बस डायरेक्ट परकशन था, मतलब एक पत्थर से दूसरे पर सीधा वार। फिर दिमाग लगा और आया इनडायरेक्ट परकशन, जिसमें ज्यादा प्रिसिजन के लिए एक पंच का इस्तेमाल होने लगा। और आखिर में आई प्रेशर फ्लेकिंग टेक्निक, जिससे एकदम रेजर शार्प औजार बनने लगे। और ये इस बात का सबूत है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, सोच भी आगे बढ़ रही थी। बेलन घाटी के लोहांदा नाला में मिली ये हड्डी पर उकेरी हुई मातृ देवी की मूर्ति दुनिया की सबसे पुरानी मूर्तियों में से एक है। ये हमें दिखाती है कि उस दौर में भी कला और शायद आस्था की शुरुआत हो चुकी थी। अच्छा, अब कहानी में एक नया मोड़ आता है, छोटे छोटे औजारों का दौर। ये है मेसोलिथिक एज यानी मध्य पाषाण काल। इसे एक क्रांति कहना बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसी दौर में बदलते मौसम ने इंसानों को कुछ बिल्कुल नया सोचने पर मजबूर कर दिया। जरा सोचिए, आइस एज खत्म हो चुका था, धरती गर्म हो रही थी, जो बड़े बड़े जानवर थे वो गायब हो रहे थे। अब इंसानों के सामने एक बिल्कुल नई चुनौती थी। छोटे और फुर्तीले जानवरों का शिकार आखिर किया कैसे जाए? और इस बड़ी मुश्किल का हल एक बहुत छोटी सी चीज में छिपा था, सिर्फ 1 सेंटीमीटर की चीज में। भला कोई कैसे सोच सकता है कि इतना छोटा सा औजार पूरी दुनिया बदल देगा? और वो थे माइक्रोलिथ्स यानी सूक्ष्म पाषाण उपकरण। ये 1 से 5 सेंटीमीटर के छोटे, धारदार और अलग अलग ज्योमेट्रिक शेप्स के पत्थर के टुकड़े थे। ये उस दौर की पहचान बन गए, और ये सिर्फ एक औजार नहीं बल्कि एक नई सोच का प्रतीक थे। लेकिन इन माइक्रोलिथ्स का असली जादू था इनके इस्तेमाल के तरीके में। इन्हें ट्रायंगल्स, क्रेसेंट्स, मतलब अलग अलग जियोमेट्रिक शेप्स दिए जाते थे। फिर इन्हें लकड़ी या हड्डी के हैंडल में कुदरती गोंद से चिपका दिया जाता था, और नतीजा तीर, भाले, दरांती, आरी जैसे कमाल के कंपोजिट टूल्स। सोचिए, ये स्टोन एज के इंटरचेंजेबल पार्ट्स थे। बस इस एक आविष्कार ने खाना जमा करने का पूरा खेल ही बदल दिया। और जब पेट भरने की चिंता थोड़ी कम होती है, तो कला और संस्कृति को पनपने का मौका मिलता है। भीमबेटका की गुफाओं में, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उस दौर के लोगों ने अपनी पूरी दुनिया दीवारों पर उतार दी। लाल और सफेद रंगों से बनी इन पेंटिंग्स में सिर्फ शिकार ही नहीं बल्कि नाच गाने और सामाजिक जीवन के भी नज़ारे हैं। अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंच रहे हैं जिसे खेती की क्रांति कहा जाता है, नियोलिथिक एज यानी नवपाषाण काल। ये वो वक्त था जब इंसानों ने सिर्फ माहौल के हिसाब से ढलना बंद किया और माहौल को अपने हिसाब से ढालना शुरू कर दिया।
यहाँ जिंदगी जीने के दो तरीकों में फर्क एकदम साफ दिखता है। एक तरफ थे शिकारी संग्राहक, जो घूमते रहते थे, पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर थे, और दूसरी तरफ थे किसान, जो गांव में बस गए, खुद अपना खाना उगाने लगे और बड़े बड़े समुदाय बनाने लगे। ये वाकई एक रेवोल्यूशन था। और जब लोग एक जगह बसने लगे तो नए तरह के घर भी बने। जैसे कश्मीर के बुर्ज होम में लोग गर्त आवास में रहते थे। ये जमीन के अंदर खोदे गए घर होते थे जो उन्हें कड़ाके की ठंड से बचाते थे। बुर्ज होम की जिंदगी की एक झलक देखिए। लोग जमीन के नीचे गड्ढों में बने घरों में रह रहे हैं, हड्डी से बनी सुई और हारपून जैसे एडवांस्ड टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। और उनकी एक बहुत ही अनोखी प्रथा भी थी। वो अपने पालतू कुत्तों को उनके मालिकों के साथ ही दफनाते थे। ये छोटी छोटी बातें हमें उनके जीवन और विश्वासों के बारे में कितना कुछ बता जाती हैं। और अब हम अपनी कहानी के आखिरी और सबसे तेज पड़ाव पर है। यहाँ पाषाण युग खत्म हो रहा है और धातु के इस्तेमाल के साथ एक नए युग का सवेरा हो रहा है। अगली बड़ी छलांग थी पत्थर के साथ एक नए मटेरियल को जोड़ना, और वो था तांबा। इसी दौर को हम चाल्कोलिथिक एज या ताम्र पाषाण काल कहते हैं। ये एक बेहद अहम ट्रांजिशनल फेज था जिसने एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी की नींव रखी। तो पॉइंट ये है कि इसी कैल्कोलिथिक दौर के ग्रामीण कल्चर ने भारत के पहले महान शहरी समाज यानी इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन की जमीन तैयार की। और इस सभ्यता ने जो कर दिखाया वो तो सच में हैरान करने वाला था। ग्रिड पैटर्न पर बसे हुए शहर, ढकी हुई नालियों वाला शानदार ड्रेनेज सिस्टम, मेसोपोटामिया के साथ व्यापार के लिए लोथल जैसा बड़ा बंदरगाह और तांबे में टिन मिलाकर कांसा यानी ब्रॉन्ज बनाने की कला में महारत, कमाल ही था। तो इस पूरे सफर का मतलब क्या है? मतलब ये कि हमारी आज की दुनिया की नींव इसी पाषाण युग में रखी गई थी। लाखों सालों के संघर्ष और छोटे बड़े आविष्कारों ने हमें यहां तक पहुंचाया है। तो सवाल ये नहीं कि उन्होंने क्या किया, सवाल ये है कि आज हम ऐसे कौन से इनोवेशंस कर रहे हैं जो आने वाले 10,000 सालों तक इंसानी सफर को दिशा देंगे। ये एक बड़ा सवाल है ना।